इस सवाल के साथ कि आज जिस तरीके से राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उसके बाद बीजेपी का मोदी 3.0 का एजेंडा सेट है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अर्शदीप खड़ियाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, आपने सुना होगा राज्यसभा का प्रधानमंत्री का भाषण जो अब से थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ। वो कह रहे हैं कि 3.0 का एजेंडा सेट हो चुका है। अब आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप तो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया, उस पर भी अगर प्रकाश डालते तो ज़्यादा अच्छा लगता कि भाई 1,30,000 में पीएम आवास दिया जाता है। बदायूं की घटना आपने देखी होगी, वो दादी माँ चेक ले रही हैं और एमपी साहब चाबी दे रहे हैं। तो दादी माँ से पूछा कि भाई आपको कितना, किसी को पैसा तो नहीं देना पड़ा? उन्होंने कहा 30,000 रुपये मुझे देने पड़े, तब पीएम आवास मिल रहा है मुझे। सोचो, 1,30,000 का पीएम आवास है और 30,000 रुपये उनको घूस देनी पड़ती है। ये हालत है। सोचिए आप, अमेठी की घटना अगर आपको ताज़ी बता दें तो जो पीएम आवास मिलता है, वो बेचारा पीएम आवास उसको मिला और वो उसकी छत नहीं डलवा पाया था। छत डलवाने के लिए दिल्ली काम करने आया तो वहां बुलडोजर ने उस मकान तो आप कह रहे हैं करप्शन के वजह से 3.0 का एजेंडा सेट नहीं हो पाएगा बीजेपी का। अनुराग भदौरिया, आप ये कह रहे हैं? एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए और इसमें ही प्रकाश डाल देते कि 22 करोड़ छात्रों ने, लोगों ने अप्लाई किया नौकरी के लिए। 10 सालों में कितनी नौकरियां आई? 7.22। कितनी परसेंट हुई? 0.33%। मतलब 1% नौकरी भी नहीं मिली। और इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 25 साल के अगर बच्चे हैं, 25 साल के छात्र हैं जिनकी उम्र, 42% लोग बेरोजगार हैं। अगर आप 25 से 29 में चले जाएंगे अर्शप्रीत, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो अनुराग भदौरिया ने सवाल खड़े किए हैं, सिद्धार्थ यादव, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए, एक दौर था पॉलिसी पैरालिसिस का और आज का दौर है मोदी की गारंटी का। सिद्धार्थ यादव, आपने सुना अनुराग भदौरिया ने जो सवाल खड़े किए थे, एक तरफ मोदी की गारंटी का दावा और दूसरी तरफ करप्शन पर विपक्ष के गंभीर सवाल। देखिए अनुराग जी, मेरा मानना है कि आज अनुराग जी चाहे कुछ भी कहें, पर जिन लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम देश के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएं, हम उनको आवाज दें, हम उनकी मुश्किलों को कम करें, आज वो बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं। अनुराग जी, कोई एक घटना, कहीं की कोई एक बात, कहीं से भी कुछ भी ला सकते हैं, पर वो इस बात को नहीं निकाल सकते कि आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। आज 78 लाख लोगों को मुद्रा लोन योजना में इस पे आप जवाब देने को तैयार नहीं है। गरीब दादी माँ बेचारी परेशान गाँव की, वो दादी माँ से भी 30,000 आपने ले लिए। अरे कम से कम दादी माँ को तो छोड़ देते। करप्शन इतना गिर गए, करप्शन में इतना गिर जाओगे कि दादी माँ से भी आप 30,000 रुपए ले लोगे। आप दादी माँ तो अपनी नौकरी भी करने। अनुराग भदौरिया सुन लेते आप, अनुराग भदौरिया सुन लेते आप तो बेहतर होता। ठीक है, माफ कीजिए अनुराग भदौरिया। अर्शप्रीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में कई और मुद्दों का भी जिक्र किया। अर्शप्रीत, केवल उन्होंने कहा कि अब अनुराग दीक्षित जी, आप मेरे को बोलने का मौका नहीं देंगे। सिद्धार्थ, आपने अपनी बात फैक्चुअली कह ली है। कुछ नया कंटेंट है तो आप जरूर बताइए। कहिए, कंप्लीट कीजिए। करता हूं जैसे और लोग करते हैं। सिद्धार्थ, कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। जी, मैं अपनी बात को पूरी कर लेता हूं। धन्यवाद आपका। मैं इतनी बात कह रहा हूं अनुराग जी, जो इन 10 सालों में, इस गोल्डन पीरियड में भारत ने देखा है, जो प्रगति की राह भारत ने देखी है, जितने नए मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम्स इन 10 सालों में बनाए, 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, फ्रेट कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो लाइंस, जो इस भारत ने प्रगति में देखा है, वो तभी हो पाया जब इस देश में एक ऐसी सरकार थी जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। अब अनुराग जी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष चाहे कुछ भी चाहे, पर अगर ये देश ऐसे समय में अगर इनके हाथ में होता तो वही होता जो 60 साल से हुआ। ये जो भी काम 5 साल 10 साल में हो पाए, ये 60 साल में भी नहीं हो पाते। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अर्शप्रीत, लगातार कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है, लगातार कांग्रेस पार्टी आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण को लेकर, पिछड़ों को लेकर जो अतीत साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा, पंडित नेहरू के एक पत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था, जिसमें पंडित नेहरू ने यह लिखा कि मैं आरक्षण को पसंद नहीं करता हूं, नौकरी में आरक्षण के मैं खिलाफ हूं। आरक्षण अकुशलता और दोयम दर्जे की तरफ ले जाने वाला एक प्रावधान है, इससे बचना चाहिए। आपको लगता है कि चुनाव आते आते जब यह मुद्दा और ज्यादा बढ़ेगा तो कैसे आप जातिगत जनगणना और आरक्षण की वकालत कर पाएंगे?
देखिए, पहली बात तो ये है, पहले मैं मोदी साहब की स्पीच से शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का टेन्योर, भारतीय जनता पार्टी का बजट और आज की इनकी स्पीच, इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है। तीनों हाई ऑन रिटोरिक है और लो ऑन फैक्ट्स है। जो बजट है वो भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर जैसा है, बिल्कुल खाली। और इन्होंने लोकतंत्र को ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी, बाय द बीजेपी बनाने की कोशिश की। जो बजट लेकर के आए हैं वो ऑफ द रिच, फॉर द रिच, बाय द रिच बनाने की कोशिश की है। और इस वजह से लोगों ने हिसाब लगा लिया कि भारतीय जनता पार्टी और ब्रिटिश एक समान है, और इस वजह से कांग्रेस इस नफरत की दुकान को बंद करने जा रही है। जैसे हिमाचल में पहले मुक्त किया, फिर तेलंगाना में मुक्त किया और कर्नाटक में मुक्त किया, इसके बाद देश में मुक्त कर। अर्शप्रीत, आपने अपनी बात कही है, मेरे सवाल का जवाब। जी देखिए, ऐसा है, जहां तक आपने बात की, आपके सवाल की, अब भारतीय जनता पार्टी से जरा पूछिए कास्ट सेंसस 10 सालों में क्यों नहीं करवा पाए। दूसरी बात, ये वादे करते थे बड़े बड़े एम्पावरमेंट के, और उसके बाद डिलीवर करना, ये अब गारंटी दे रहे हैं 2024 की। मैं कहूंगा 2014 की गारंटियां तो पूरी कर लो। लेके एक यात्रा लेकर के आए हैं, उसको भी कॉपी पेस्ट किया, जैसे हमारी स्कीम्स को कॉपी पेस्ट करते हैं 30+ को। तो जो ये यात्रा लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास स्कीम्स को, पॉलिसीज को पहुंचाना चाहते हैं, वो एडमिशन ऑफ फेलियर है। ठीक है, इसका मतलब है कि 2014 की जो स्कीमें हैं 2024 में अब लोगों तक लेके जाएंगे। यहां से पता लगता है कि 10 साल में ले जा ही नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी वाले, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को अब उसका एहसास हुआ अपने फेलियर का, और ये यात्रा निकालनी पड़ी। और दूसरी चीज, अब एक ही बात कहूंगा, मोदी साहब ने कहा हमारे लीडर को कि आपने भरपूर उपयोग किया। ठीक है अर्शप्रीत, सिद्धार्थ मैं आऊंगा आपके पास। राहुल सर, प्रधानमंत्री 5 सेकंड ओनली। ठीक है, इन्होंने जो कहा ना कि भरपूर उपयोग किया आपने स्वतंत्रता का, मैं तो ये कहूंगा भाजपा ने भरपूर उपयोग किया स्वतंत्रता का। कैसे? ऑपरेशन लोटस करके, चंडीगढ़ मेयर पोल में हुआ, उसकी वजह से। और तीसरा, आईटी, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके। ठीक है। राहुल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी को कहा कि देखिए साहब, वो जो दुकान है वो आउट ऑफ वारंटी है। उन्होंने कहा कि जो मोदी की गारंटी है वही सबसे ज्यादा असर डाल रही है। आपको लगता है कि वाकई इसका इंपैक्ट भी हो रहा है ग्राउंड पर, जब बात भारतीय जनता पार्टी करती है मोदी की गारंटी की, चाहे वो गरीबों को मुफ्त राशन की बात हो, आवास की बात हो, पीने के पानी की बात हो, या बाकी वेलफेयर स्कीम की बात हो? राहुल सर, देखिए, इससे तो इनकार कोई नहीं करेगा कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो अच्छी योजनाएं हैं और जिनका कार्यान्वयन अच्छा हुआ है। विशेष तौर पर जनधन योजना, या जो टेक्नोलॉजी के आने के कारण जब ये संभव हुआ है तकनीकी रूप से कि लाभ को सीधे लोगों के खाते में पहुंचा दिया जाए, जो कि पहले तकनीकी कारणों से संभव नहीं था जी, तो इसका लाभ जरूर लोगों को मिला है और इसके लिए उनको श्रेय जरूर दिया जाना चाहिए। तो लेकिन दिक्कत हो ये रही है कि प्रधानमंत्री जी ने एक मन में तय कर लिया है कि वो नेहरू युग की, नेहरूवादी योजनाओं की, या वो उस समय की जो कांग्रेस थी और उसकी सारी उपलब्धियां थी इस देश में, उनको वो पूरी तरह नकारना चाहते हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इससे पहले की सरकारों ने देश के लिए कुछ किया ही नहीं। मैं समझता हूं कि ये इतिहास से थोड़ा सा भी परिचित कोई भी व्यक्ति होगा तो वो इसके असंतुलन को समझेगा और इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि 10 साल में मोदी जी की सरकार के पास इतनी उपलब्धियां हैं गिनाने को कि वो केवल उन्हीं का ठीक से विस्तार करें और लोगों को बताएं, वो पर्याप्त है। उसके लिए अपने अतीत को और सभी अपने पुरखों को, ठीक है। हालांकि आज उन्होंने कहा लाइटर नोट में कि जो अपने सहयोगी हैं वो ही कहते हैं कि थोड़ा पंडित नेहरू के कार्यकाल का जिक्र कर दीजिए, उसी दबाव के चलते वो इस तरीके के तथ्य सामने लेकर आते हैं। लाइटर नोट पर उन्होंने ये बात कही, एक ग्रंथ ही जैसी लगती है उनके ऊपर। ठीक है हर चीज। अनुराग भदौरिया, इस वक्त हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जहां पर नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। नीतीश कुमार पहुंचे पटना से दिल्ली। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ममता बनर्जी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दम पर 40 सीटें जीत पाए, इसकी भी उम्मीद उनको बहुत कम नजर आती है। आरएलडी अलग हो रही है, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। टीडीपी अलग हो सकती है, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट चुकी है, शरद पवार की एनसीपी खत्म हो चुकी है, उनकी पार्टी कम से कम सिंबल के लिहाज से। आपको लगता है कि विपक्ष वाकई असहाय, कमजोर होता जा रहा है दिन पर दिन? देखिए, लोकतंत्र में पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन जनता तो जुड़ रही है ना।
जनता से कभी आपने जानने की कोशिश की कि जनता कितनी तकलीफ़ों से 10 साल में गुजरी है, जनता ने क्या क्या सहा है, इसके बारे में कभी आपने जानने की कोशिश की? हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन के बारे में तो आप लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी एकदम कहती है देखो इंडिया गठबंधन कुर्ता फट गया और ये हो गया वो हो गया। अरे भैया, अरे जब तब सब कुछ हो गया तो आप जीत ही रहे तो आप परेशान हो क्यों? फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जीत रहे हो तो इसके मतलब आप जीत नहीं रहे हो, आप हार रहे हो। उस परेशानी के लिए आप इंडिया गठबंधन की चिंता करते हो। चिंता तो आपको इंडिया गठबंधन की करनी चाहिए। नहीं, लेकिन चिंता तो ममता बनर्जी भी कर रही हैं। तो आप नीतीश जी को थोड़ी अपने साथ शामिल करने के लिए जाते हैं। अनुराग भदौरिया, चिंता तो ममता बनर्जी भी कर रही है ना, वो कह रही है कि 40 सीटें जीत जाए तो बड़ी बात है। में तो भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता सुन तो लीजिए, मैं तो वही तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर इतना ही 40 सीटें अगर बिहार में जीत रही होती तो फिर नीतीश जी के पास क्यों जाती कि सर आइए हमारे साथ आइए, हमें जरूरत है। ठीक है, इसके मतलब आप हार रहे हो, क्यों आप इधर उधर भाग रहे हो? अर्शप्रीत, एक बात और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कही वो ये कही कि देखिए अब तक तो आप धर्म जाति अलग अलग मुद्दों पर समाज को तोड़ रहे थे, देश को तोड़ रहे थे, अब नॉर्थ वर्सेस साउथ के नाम पर भी देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई आपको लगता है कि आपका ये मुद्दा ग्राउंड पर कुछ असर दिखा पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक एक्सपर्टीज है, वो है डिवाइड एंड रूल करना, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को जवाब अब देश के लोग देंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। दूसरी बात साथ क्या है, भारतीय जनता पार्टी को मैं एक राय दूंगा कि 2024 की गारंटियां तो दे दी, जो गारंटियां 14 में दी थी, 15 लाख देंगे, 15 रुपए आप दे नहीं पाए, डीमोनेटाइजेशन की वजह से पैसे जरूर निकलवा लोगों के अकाउंट्स में से, वो कहाँ है? दूसरा, 2 करोड़ जॉब्स देंगे आपको 1 साल की, अब तक 20 करोड़ जॉब्स आ जानी चाहिए थी, इन्होंने तो छीन ली है साहब। फिर कह रहे थे डबल करेंगे फार्मर्स इनकम 2022 तक फार्मर्स इनकम डबल तो हुई नहीं, लेकिन सुसाइड रेट जरूर ऊपर चला गया। फिर कह रहे थे इन्फ्लेशन कम कर देंगे। आप देखिए, डीजल से लेके, पेट्रोल से लेके, दाल से लेके, दही से लेके, दूध से लेके, पनीर तक सबके रेट भी ऊपर चले गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे हमारा रैंक नीचे चला गया, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक नीचे चला गया। भारतीय जनता पार्टी की वजह से 700 किसान सिद्धार्थ, लखीमपुर में इनके बीजेपी के लाड सिद्धार्थ, सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना आप और आपकी पार्टी बता रही है, जैसा अर्शप्रीत कह रहे हैं और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। देखिए, मैं दोनों की बात का जवाब देता हूं। मुझे लगता है हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो आज ही साउथ अफ्रीका से लैंड हुए हैं, वो जानते ही नहीं है देश में क्या चल रहा है। आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के 2 विभाजन हो जाए, साउथ इंडिया हो जाए, नॉर्थ इंडिया हो जाए। वो कह रहे हैं तो डिवीजन की पॉलिसी तो भारतीय जनता पार्टी की है। पहले पूछा था कि क्यों, अब नेहरू जी ने अपने लेटर में लिखा था कि अगर SC ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा। ये नेहरू जी सोचते थे, वो कहते थे, पर ये लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं और फिर ये आकर के कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कम आ गया है। आएगा ना, चाइना से लैंड हुए हैं इसलिए तो कम आएगा। राहुल जी को थोड़ा खुश कर दीजिए, हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक हो जाएगा। पर आप जो सच्चाई की बात है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में नहीं गई है, आपके कार्यकाल में थी। देश की महंगाई जिस चरम सीमा पर आप छोड़ के गए थे कोविड महामारी के बावजूद, वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। हमारी अर्थव्यवस्था की क्या बर्बर हालत थी, मतलब फ्रेजाइल 5 ये हमारी अर्थव्यवस्था को कहा जाता था, आज फैंटास्टिक 5 कहा जा रहा है। आप तो अपने 10 साल में 12वें नंबर से 11वें स्थान पे ला पाए, हम 11वें से 5वें पे ले आए। भारत में प्रगति की चारों ओर धारा बह पड़ी। देश के हर लोग, गरीब वर्ग से लेकर के हर वर्ग को। राहुल सर, एक सवाल है इनको, एक सवाल। हाँ, अर्शप्रीत संक्षेप में। दर्द होगा। मेरा एक सवाल है इनसे, मेरा एक सवाल है, ये बता रहे हैं बहुत लोकतंत्र हमारा जो है हिंदुस्तान के, उन्होंने बहुत उसको बढ़िया कर दिया। एक सवाल है, एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। एक सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप वेलकम करते हैं कि लोकतंत्र का? सिद्धार्थ, बहुत संक्षेप में। सिद्धार्थ, अभी जिस एक टिप्पणी की आप जिक्र कर रहे हैं, उस एक टिप्पणी का भी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके भ्रष्टाचारी नेताओं के बारे में 10-10 बार बोला है, उसकी भी चिंता कर लीजिए। 1.5 साल से ऑब्जर्वेशन को वेलकम कर रहे हैं। प्लीज माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। राहुल देव सर, प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर एक तरीके से हमला करते हुए कहा कि युवराज को लॉन्च करने की बार बार असफल कोशिश हो रही है। आपको लगता है मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच मुश्किल तो है कांग्रेस पार्टी के सामने 24 से पहले? निश्चित ही कांग्रेस के सामने भी संकट है और इंडिया गठबंधन के सामने भी संकट है, और वो सबके सामने हैं। उसके इतने बड़े बड़े धड़े उससे अलग हो रहे हैं या बिल्कुल अलग स्वर अपना रहे हैं। विशेष तौर पे नीतीश कुमार का अलग होना और ममता बनर्जी का ये जो लगातार आक्रामक रुख बना हुआ है कांग्रेस पार्टी पर, और पंजाब में हम देख ही चुके हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई समझौते की संभावना दूर दूर तक खत्म कर दी गई है। तो इनको देखते हुए ये कैसे मान लें कि ये गठबंधन पहली बात तो एक बन भी पाएगा,
सचमुच एक हो पाएगा, और दूसरे एक अगर किसी भी रूप में सतही तौर पे हुआ तो वो एक कड़ी सचमुच की असली चुनौती दे पाएगा। ठीक है। तो इस समय विपक्ष की स्थिति बहुत कमजोर है, बिखरी हुई है, और वो ये छवि बनाने में और लोगों तक पहुंचाने में नाकाम हुए हैं कि वो एकजुट हैं और संकल्पबद्ध हैं, और एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने अपने निजी अहंकारों और हितों को उन स्वार्थों को थोड़ा संयमित करने के लिए। ठीक है, तो चुनौतियां काफी ज्यादा हैं विपक्ष के सामने, और जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में अपने संबोधन में कही है, उससे एक बड़ी लकीर जरूर खिंचती है, और कुछ नए मुद्दे आने वाले वक्त में सियासी सभाओं में जरूर नजर आएंगे। खासकर प्रधानमंत्री नेहरू का मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, जिसमें आरक्षण को लेकर सवाल खड़ा किया गया, तब जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जातिगत जनगणना और आरक्षण की बात की जा रही है।